नमस्कार। मैं पुष्कर अवस्थी प्रारंभ के मंच पे आज मॉडरेटर की भूमिका में उपस्थित हूँ और आज मुझसे बात करने के लिए हैं प्रारंभ के चिर परिचित वैलोक पाठक जी। वैलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जय सिया राम दादा, आपको भी राम राम नमस्ते। भैया, राम राम। आज हमने वैलोक जी को आमंत्रित किया है। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंत्रिमंडल के विभाग बांटे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में सूचनाएं आई और जब तक कि उसमें टीवी पर बराबर लोग दे रहे थे, लेकिन हर आदमी ये कह रहा था सोर्स बता रहे हैं, मंत्रालय से पता लग रहा है। तो मैंने भी टिप्पणी तब तक नहीं की थी जब तक कि जो है बाकायदा जो है सरकारी आदेश नहीं आ गया और सब जगह एक तरह जो है देख नहीं लिया गया। व्यक्तिगत रूप से देखने पे जो है मुझको थोड़ा ये थोड़ा सा आश्चर्य इस बात का हुआ कि पुराने नाम बहुत थे और उन पुराने नाम के साथ उनके विभाग भी वही पुराने थे, कोई नवीनता नहीं दिखाई दी। कुछ जहां आशाएं थी कि कुछ मोदी के तृतीय काल में जो है कुछ नया कुछ होते हुए देखेंगे, वो भी होता नहीं देखा। जो नया दिखा वो ये दिखा कि जो जेडीयू और उनके सहयोगी दल थे उनको कौन से जो है कैबिनेट मंत्रालय मंत्री बने हैं और कौन से महत्वपूर्ण विभाग दिए। तो मैं इसी के साथ जो मेरी आकांक्षा इच्छा है वैलोक जी से जानने की। वैलोक जी, ये बताइए कि पहले तो संक्षेप में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए कि जब का सारा मंत्रिमंडल के विभाग घोषित हो गए तो उसको आपने किस तरीके से देखा, उस पर एक त्वरित टिप्पणी दे दें प्लीज। आपकी ही बात से शुरू करता हूं दादा। जो आपने कहा कि थोड़ा सा निराशाजनक इस मायने लगा कि बहुत सारे पुराने नाम भी थे और पुराने विभाग भी थे, उससे मैं शुरू करता हूं। मुझे यह मंत्रिमंडल एक वाक्य में कहूं तो बहुत ही संतुलित, समावेशी और बहुत शानदार लगा है। और जो पुराने नाम हैं और पुराने विभाग दिए गए हैं, जरा हम इस बात की जानकारी लें कि यह खैर मानव मन है कि वह कुछ परिवर्तन चाहता है, लेकिन देश के लिए और राजनीति के लिए हमेशा परिवर्तन मुफीद नहीं होता है, हमेशा परिवर्तन मंगलकारी ही नहीं होता है, कभी कभार वो गड़बड़ भी हो सकता है। जो 5 टॉप विभाग हैं, हालांकि मैं इस तरह के बंटवारे को समझ नहीं पाता हूं कि अर्थव्यवस्था को देखने वाला मंत्री क्यों ज्यादा ताकतवर है और मत्स्य पालन को देखने वाला क्यों कमजोर है, या फिर एमएसएमई को देखने वाला क्यों कमजोर है, खाद्य प्रसंस्करण को देखने वाला क्यों कमजोर है। क्योंकि किसी भी देश के निर्माण में ये सारे विभाग लगते हैं। खैर, मान लीजिए टॉप 5 विभाग जो हैं, तो आप बताइए कि रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या गलत किया है कि उनको हटाया जाना चाहिए। क्योंकि रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने ये किया है कि हमारी नौसेना अत्याधुनिक बन गई है। हमारी नौसेना अब न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रही है समंदर में, बल्कि दूसरे तमाम मुल्कों की सरहदों को भी सुरक्षा दे रही है। समुद्री पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरे जो हैं, उनसे कई देशों को बचा रही है। और हमारी नौसेना आत्मनिर्भरता के मामले में 70% तक आत्मनिर्भर हो चुकी है। मतलब उसके पास जितने हथियार हैं, और ध्यान रखिए कि ये जितने हथियार हैं, नौसेना या थल सेना जिसी के पास भी, वो सबसे अधिक हैं, आधुनिक हैं और सब कुछ बिल्कुल विश्व स्तरीय है। और ये वही सेना थी, वही सेनाध्यक्ष थे जो सदन में बोलते थे कि सेना के पास आधुनिकीकरण के लिए पैसे नहीं है। आपको एके एंटनी का वो महान बयान याद होगा। तो राजनाथ सिंह को क्यों हटाया जाए? राजनाथ सिंह को क्यों हटाया जाए? गृह मंत्री के तौर पर चलिए, अमित शाह के इसमें कई सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे किसानों के नाम पर जो उन्होंने इतने दिनों तक बकवास होने दी, या फिर शाहीन बाग में जो हुआ, किसानों के नाम पर जो लोग यहाँ चढ़ाए। लेकिन आप ये देखिए कि अमित शाह के नाम पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपका पूरा जो नक्सल प्रभावित इलाका था, उसमें से जो सबसे गहरे पीड़ित थे, आपका नक्सलवाद एक नासूर था, कैंसर था। नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है।
जम्मू कश्मीर, हालांकि बहुत दुखद है कि परसों ही एक इस्लामिक आतंकियों ने हमला किया है वैष्णो देवी जाने वाली बस पर और बच्चों तक को मार दिया है, जिस पर किसी भी तथाकथित बुद्धिजीवी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी वो फिलहाल अपने मुंह में गू डाल के बैठे हुए हैं। जब वो गू पच जाएगा तब बोलेंगे, और कुछ ने बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि आनंद रंगनाथन ने एक बात कही कि हमें इजराइल की तरह के विकल्पों पर सोचना चाहिए। उस पर आनंद रंगनाथन की आलोचना होने लगी है। ये सारे बिल से निकल आए हैं जिनके मुंह में गू था, लेकिन उस मुद्दे पर कोई नहीं बोला जहां 5 साल के छोटे बच्चे को हलाक कर दिया इस्लामिक आतंकियों ने। तो लेकिन इसके बावजूद जिस त्वरित गति से, जिस त्वरा से, जिस बुद्धिमत्ता से अमित शाह ने 370 का मसला सुलझाया, राष्ट्रीय से लेकर कहीं अंतर्राष्ट्रीय, तो उनको क्यों हटाया जाना चाहिए, आप मुझे बताइए। निर्मला ताई को क्यों हटाया जाना चाहिए? ठीक है कि उन्होंने थोड़ा सा मिडिल क्लास, उनका आलोचक हो सकता है, थोड़ा सा रोजगार के मुद्दे पर उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जब पूरा विश्व वैश्विक मंदी आई हुई है, पूरा विश्व मंदी के दौर में डूबा हुआ है, तब आपकी अर्थव्यवस्था न केवल चल रही है बल्कि दौड़ रही है। आप 8.2% के जीडीपी वृद्धि की दर से आपके यहाँ हो रही है, जबकि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं घुटनों के बल आ चुकी हैं, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 1%, 2% पर चल रही हैं, तो उनको क्यों हटाया जाए? इस तरह से मैं सबको डिफेंड कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्यों रखा जाए, अगर बात केवल इसकी है कि भाई वो पुराने थे और चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, वही सोच के तो भाई लोगों ने 241 पर रोक दिया या 240 पर कि मोदी जी सामने डांस नहीं करते हैं, मजा नहीं आ रहा है, भाई 10 साल से देख रहे हैं, चलो बदल देते हैं। तो ये नहीं चलेगा। हाँ, मैं अमित शाह के नंबर थोड़े काट जरूर लूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस लौह दंड से निपटना चाहिए था इन खालिस्तानियों से, इन जिहादियों से, शाहीन बाग में जितने जमा थे वो खालिस्तानी जिहादी ही थे या फिर किसानों के नाम पर जो थे। और मैं ये मानता हूं और मैं ये पूरी तरह अपनी इस बात से सहमत हूं, इस बात को जो भी उसमें वो दिखाते रहे कि 700 किसान शहीद हो गए। पहली बात तो वो किसानों का आंदोलन नहीं था, वो आढ़तियों का था, और बड़े बड़े जो आढ़ती हैं पंजाब हरियाणा के, उन्हीं का आंदोलन था सो कॉल्ड। तो इसलिए उस पर वो अमित शाह के नंबर कट सकते हैं, लेकिन ये पुराने जो लोग हैं, निर्मला ताई हो, राजनाथ सिंह हो, या फिर एस जयशंकर से बढ़िया विदेश मंत्री आप कहां से ले आएंगे? आप बताइए मुझे। आएंगे, हो सकता है जब विकल्प ना हो, लेकिन जब तक जयशंकर मजबूत हैं, चल फिर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तब तक उनको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए पुराने भी हैं, लेकिन आप याद रखिए कि 71 में 33 नए हैं, और औसत उम्र आप देखिए कितनी कम हो गई है। चाहे वो टीडीपी के सांसद की देख लीजिए, चिराग पासवान की देख लीजिए, 50 से कम वाले लोग देख लीजिए, बिहार को जिस तरह से तवज्जो दी गई है वो देख लीजिए, यूपी को इतनी, यूपी में भाजपा की हार हुई है, बावजूद इसके 11 मंत्री दिए हैं, तो संतुलन बनाया रखा गया है और पूरी तरह से भाजपा की छाप भी है। ये मेरी पूरी प्रतिक्रिया है। पहली एक मिनट आपको रुकूंगा वैरू जी। आप जो जितनी बातें आपने कही उससे मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि जिस तरीके जिनका आपने नाम लिया, अपवाद स्वरूप मैं गृह मंत्रालय को मानता हूं कि गृह मंत्रालय का जहां पर धारा 370 वाले कश्मीर में काम हुआ, वहां पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से किसान मूवमेंट को या शाहीन बाग को या पोस्ट वायलेंस बंगाल की हैंडल किया गया, वो हैंडल करने में कहीं जो है वो दृढ़ता का भाव रहा या नीतिगत गलती रही, क्योंकि वो बाद में नासूर बने। आज भी देखिए वह लोग, आपका जो किसान मूवमेंट भले दिल्ली में नहीं हो रहा, लेकिन वो नासूर तो बन चुका है पंजाब में, उसके परिणाम देख रहे हैं आप। इसी तरीके से आप देखिए तो शाहीन बाग के बाद जिस तरीके से विभिन्न विभिन्न इलाकों में जिस तरीके से भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरीके से वायरल पोस्टें होती हैं, जिस तरीके से सामान्य जन से घृणा का, हिंदू या स्वयं मोदी या स्वयं बीजेपी के लिए जो घृणा का भाव, वितृष्णा का भाव जहर उगला जाता है, उसको एक सामाजिक जो है स्वीकारता मिलती जा रही।
बंगाल में तो मेरा मानना स्पष्ट रूप से है कि आप 2024 में जनादेश इसलिए कम आया कि आप जो है अपने कैडर को, अपने वोटर को 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बचाने में पूरी तरीके से आप असमर्थ रहे। यहां तक कि आपके मंत्री, आपका सांसद जो मंत्री बना आप केंद्र में, वो वापस चला गया टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में, सिर्फ इसलिए कि जान है तो जहान। तो मैं निश्चित रूप से मैं वहां पर मानूंगा कि टॉप के जो है गडकरी जी शानदार कार्य किया, मानता हूं बिल्कुल। ये इसलिए जो है वहां पर कुछ नंबर ही नहीं काटूंगा। मुझे गृह मंत्रालय में या तो यह है कि उसको नई तरीके से, कहते हैं ना कि हर कलेवर बदलता है, 5 साल का हो गया है तो उन्होंने भी इंटरपेक्शन किया ही होगा, आत्ममंथन किया होगा, चाहे गृह मंत्रालय के स्तर पे हुआ, चाहे प्रधानमंत्री में। आशा ये करनी चाहिए कि एक नए रूप में अमित शाह हमको दिखाई देंगे। अब मेरा दूसरा प्रश्न है गहलोत जी, एक तो जैसे कि दिग्विजय उनका शिवराज सिंह का, चौहान का मंत्रिमंडल में आना, और कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, उसको जो है मैं जो हूँ जितना डिफेंस और गृह को है मैं उसके समकक्ष मानता हूं, क्योंकि आपकी पूरी फूड बास्केट की जो फिलॉसफी है, यह आप जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है आपकी अर्थव्यवस्था का, वो कृषि से है। और वो एज ए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बड़ा शानदार काम किया। वहीं पे नड्डा जी आते हैं, जिनका कि प्रथम 5 काल जो था जिसमें वो हेल्थ के थे, वो बहुत एक असफल रहे। मैं जरा इस पे आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि आप इन दो विशेषता, जो इंडक्शन है केंद्र, उसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, दो जो त्वरित फैसले हुए मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद, उसमें 3 फैसले हुए। पहला तो राज्यों को कर निस्तारण के तौर पर जो राशि दी गई, तो अब उस पर बवाल मच सकता है कि हमें कम दिया, हमें ज्यादा दिया, लेकिन भाई जो आपका डिवोल्यूशन होता है, अब उसका हिंदी शब्द अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो डिवोल्यूशन होता है उसके बाद ही आपको दिया जाता है, तो उसमें केंद्र सरकार का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन उसका फिक्स फॉर्मूला होता है। लेकिन आप राउंड रोवन कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, हाँ हुसैन कहीं भी कर सकते हैं। पहला फैसला ये हुआ। दूसरा फैसला ये हुआ कि किसान सम्मान निधि चली गई। जिन किसानों ने मोदी को नहीं दिया होगा, वोट दिया होगा, सबके पास गया, कोई उसमें छांटा नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। और तीसरा फैसला क्या हुआ कि 300 करोड़ और दिए गए ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम और आगे बढ़े। तो फोकस किधर है आप देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा को इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय देने का मतलब ही यही है कि केवल किसानों को और किसानी की हालत सुधारने की बात नहीं हो रही है। नजरें किसान आंदोलन पर भी हैं, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि 2 राज्यों के बड़े बड़े आढ़तियों ने जो गंध मचा रखी है, उसके चलते क्या होता है, माफ कीजिएगा बीच में शायद कोई तकनीकी ग्लिच था। मैं शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा था। उनको ये महत्वपूर्ण मंत्रालय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय उससे कम पावरफुल और ताकतवर नहीं है, क्योंकि इस देश की अभी भी 70% जनता मोर और लेस लगभग लपेटे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से कृषि से ही जुड़ी हुई है। और मोदी सरकार कहीं ना कहीं परेशानी में तो होगी ही कि ये किसानों के नाम पर जो बवाल हुआ है, जो किसानों के लिए कानून आए थे उनको समझा नहीं पाई सरकार, वापस लेना पड़ा। किसी भी सरकार के लिए अपने कदम वापस खींचना, वो भी उतनी ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार के पास। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए लाया गया है कि वह किसानों से बात भी करें, उनकी एक सौम्य छवि भी है, उनकी एक गांव वाली छवि भी है कि गांव से जुड़े हुए हैं, जमीनी नेता हैं। तो वह कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 2-3 मसलों पर काम करेंगे। एक तो किसान के नाम पर जो इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं उसको तुरंत चेक इन करें। दूसरा, किसान कानूनों की दूसरी पीढ़ी लाने में, क्योंकि मोदी जी वह मानेंगे नहीं, वो किसान कानूनों को लाए बिना मानेंगे नहीं।
तो उसको कैसे लाना है और किस तरह लाना है, अभी लाना है या 2 साल बाद लाना है, उसकी तैयारी के लिए ये आपको लगा। नड्डा जी के ऊपर देखिए, नड्डा जी के साथ दरअसल दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती है जो बहुत निगेटिव एक्सूट करती है, इसलिए वो आपका भी ये है कि भाई वो क्यों आया। अभी तो वो आए हैं, अभी हमने उनका काम देखा नहीं है, और हिमाचल में इस बार जीत मिली है, इसलिए हो सकता है कि उनको उसका पुरस्कार दिया गया है। फिर दूसरी बात कि अनुराग ठाकुर को हटाया गया। आप देखिए कि इस बार राज्यों के स्तर पर मंत्रिमंडल में जो बंटवारा हुआ है, तो सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं इस बार 22 या 24 हैं। मुझे लगता है हाँ कि बिल्कुल। पिछली 2 सरकारों में इतने अधिक राज्यों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, और अभी भी 10 सीटें खाली हैं। 81 तक हाँ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, 2 बार 3 बार होगा अभी हाँ एक्सटेंशन बिल्कुल। मंत्रिमंडल का। वो 10 इसलिए रख दिया जाता है कि चलो भाई कभी कोई राजनीतिक संकट आया, कभी किसी को मनाना है, बहलाना है, तो वो हो सकता है। और वैसे भी सरकार गठबंधन की है, मतलब ये अलग बात है कि 2014, 2019 में भी सरकार गठबंधन की ही थी, और जो चमचे हैं वो इस बात को नहीं कहते हैं, और उस समय भी एनडीए की ही सरकार चली, भाजपा ने एनडीए के मंत्री भी बनाए। ऐसा नहीं था कि केवल भाजपा चल रही थी। और ऐसा नहीं है कि अभी भी, जैसे आप मंत्रिमंडल को ही देख लीजिए, तो जो मंत्रिमंडल पुराना था वो तो टॉप जो पोस्ट हैं जिस पर ये कांग्रेसी राजद वाले आग भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पेंगुइन जो है वो ज्ञान दे रहा है कि आप स्पीकर अपना खुद का रखिए टीडीपी और जेडीयू, नहीं तो आपकी पार्टी तोड़ ली जाएगी। मैं उस पेंगुइन से पूछना चाहता हूं कि अबे अक्ल के अंधे, तुझे अगर फिल्मी भाड़ों के साथ नाचने से, पार्टियों से, घटिया शराब पीने से फुर्सत मिल जाए, तो ये सोचो कि तुम्हारे लोग क्यों भाग गए भाई। निश्चित रूप से। भाजपा के लोगों को तुम लोग क्यों नहीं तोड़ लेते हो यार? भाजपा वाले तुम्हारे लोग क्यों तोड़ लेते हैं? क्योंकि तुम्हारे यहाँ कोई दिक्कत है, तभी तो वो गए हैं। सीधी सी बात है ना। कांग्रेस में ग्रुप 22 बना, इतने लोग चले गए, हाँ हेमंता, उसी हेमंता को आपने, साला आप कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, जो आजकल, मतलब मुझे तो देखिए मैं भटक जाता हूँ, कुकर्मी कांग्रेसियों की बात आती है और मैं उस पर मेरा गुस्सा इतना अधिक होने लगता है नहीं कि वो बिल्कुल, नहीं उसको, बिल्कुल, वो जो अपना गुस्सा विषधर बिल्कुल को जारी रखिए। विषधर को ये लोग जननायक कहते हैं। जननायक पता है किसकी उपाधि थी? जननायक अरे कर्पूरी जननायक। ठाकुर को कहते थे, जो जीवन भर एक झोपड़ी में मर गए, मुख्यमंत्री रहे थे वो साहब। और आज इस विषधर राहुल को आप जो पूरे जीवन एक पता नहीं क्या किया है उसने कि उसको जननायक बना दे रहे हैं। तो खैर, कहने की बात यह है कि नड्डा जी को भी थोड़ा सा संदेह का लाभ दीजिए दादा, और लेट्स वेट एंड लेट्स वॉच कि नड्डा जी क्या करते हैं, नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, वरना मैं बिहार के मंत्रियों पर आ जाऊंगा तो मेरे बहुत सारे दर्द होंगे। मेरा सबसे बड़ा दर्द है कि माझी को क्यों बना दिया भाई। एमएसएमई का। किसी का भी माझी को मंत्रिमंडल में बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि उसकी केवल एक सीट है। ये वही माझी है ना जो जब तक श्री राम के बारे में कुछ हाँ अभद्र टिप्पणी करता है, रामचरितमानस के बारे में करता है, फलाना करता है, हिंदुओं के बारे में करता है, हिंदुओं की एक जाति विशेष के बारे में कहता है, उसको गाली तक दे चुका है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये वही नेता है जो अपना नामांकन करने से पहले राम मंदिर में जाके दर्शन भी करता है। तो इस व्यक्ति को क्या समझा जाए? दूसरे, वह जिस समाज से आ रहा है उस समाज की बहुत सारी कुंठाएं, और वह जो बात कह रहा है उससे अधिक गालियां तो सो कॉल्ड स्टालिन दे रहा है, स्टालिन का बेटा दे रहा है, बिल्कुल जो पिछली बिल्कुल सही 3-4 बात। पीढ़ियों से सोने के कटोरे में खाना खा रहा है, सोने का चम्मच लेके, हीरे का, माणिक्य का पूरा महल जो ये कर रहा है, उसकी कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए, वो गाली दे रहा है सनातन। तो आप जब उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर माझी को आप मिनिस्टर बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि जहर को जहर काटेगा तो हो सकता है कि जहर को जहर काटने के लिए लाए हों ये। इसलिए मुझे लगता है कि नड्डा के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए, और उनको
उनका काम देखना चाहिए। 2-3 महीने बाद फिर हम लोग बात करेंगे। बहुत सही बात कही है वैलोक जी की मेरा अपना इस चीज को लेके इंडिपेंडेंट सोच है या कहते पूर्वग्रहिता है नड्डा जी को लेके। लेकिन ये भी एक ठंडे दिमाग सोचा है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि त्वरित प्रतिक्रिया देने में कोई जो है आप सही उत्तर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शुरुआत है 3 महीना 6 महीने के बाद जाए या कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट आती है, पॉलिसी चीजें आती हैं, उसके परिणाम हमारे आप तक पहुंचते हैं, सामने दिखते हैं, तब उसका जो है हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और मुझे आपकी बात से मैं पूरी तरह में तो मैं स्वयं भी समझ रहा था इस बात को कि ये कोई अंतिम वाक्य नहीं है मंत्रिमंडल में कि यही है। 6 महीने अभी ये गठबंधन सरकार चल रही है, इसमें क्या जब प्रैक्टिकल चलने लगेंगे पहिए में घर्षण होगा तब उसमें क्या कौन पीछे जाता कौन आगे जाता या क्या नए लोग आ सकते हैं या भावी राजनीति को देखते हुए कुछ लोग वापस भी जा सकते हैं। तो ये अंतिम वाक्य तो नहीं है, काफी जगह है नए चेहरे भी आ सकते हैं। लेकिन यदि मैं स्मृति ईरानी को नहीं बनाया उन्होंने तो उसको मैं अच्छा कदम कहता हूं कि हारे हुए व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन उसी के साथ लेकिन इस पॉलिसी पे भाजपा को स्वयं खड़ा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक हारे हुए विधायक को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था, वो चीज नहीं करना चाहिए। तो उससे जो है शुद्धता पे फिर आंच आती, फिर लगता है कि आपने पिक एंड चूज कर लिया। अनुराग ठाकुर नहीं बने, जगह नड्डा जी आ गए तो हिमाचल को हो गया, तो हो सकता है उनकी कोई और भूमिका हो। मैं यहाँ पर अपनी बात वैलोक जी को धन्यवाद देते हुए यही खत्म करूंगा कि हमको जो है बहुत ज्यादा भी देखने की आवश्यकता नहीं है। सामने आया है, 24 घंटे भी नहीं हुए, क्या नाम है। एक चीज तो समझ में आती है कि प्रधानमंत्री ने जो है कंटिन्यूटी को मंत्र बनाया है ताकि किसी तरीके का चाहे उनको बाद में कुछ करें या ना करें, लेकिन वो जो है कोई इस तरीके का कोई आभास जनता के बीच या तथाकथित जो उनके विपक्षी हैं उनको नहीं देना चाहते कि कुछ बदला है दो से। जो दो में फर्म पॉलिसी थी, जिस तरह काम किया था, जिस तरह परिणाम है, वो वैसे ही करते रहेंगे। यदि करना होगा तो अपनी शर्तों पे अपने कारणों से करेंगे, दूसरे की आशाओं या इच्छा अनुसार नहीं करेंगे, जिसको के लेके उनको जो है पहले दिन से एक वीक प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता कोई देने लगे। वो तो वैसे तो विपक्ष लिया चिल्ला ही रहा है कि वह कमजोर है, लेकिन विपक्ष का काम ही यही है। मैं इसी के साथ जो है वैलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जब देते हो दृष्टिकोण बड़ा व्यापक होता है। मेरी अपनी भी कुछ सोच होती है, लेकिन मेरी सोच को समृद्धता मिलती है जब आप कुछ कहते हैं। हमें भी ये एक ऐसा विषय, इस पर लगातार चर्चाएं होती रहेंगी क्योंकि अभी नई नई चीज हुई है, नया दृष्टिकोण आता रहेगा। मैं उसके आपने जो कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जी हाँ बोले। मैं इसको बस कंक्लूडिंग रिमार्क देने का लोभ छोड़ नहीं पाया। जो आपने बात कही उसी से कि विपक्ष, सबसे पहली बात तो विपक्ष कौन है मुझे यही नहीं पता, क्योंकि ये जो चोर डाकू सब इकट्ठा हुए हैं ये लोग कितने दिन तक साथ रहेंगे मुझे नहीं पता। दूसरी बात कि हमें प्रधानमंत्री का 100 दिनों का एजेंडा जो है वो आजकल में आ जाएगा, वो देखना चाहिए। उसके हिसाब से मंत्रिमंडल कैसा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, उस पर बात होगी, क्योंकि इस बार 100 दिन का एजेंडा की चर्चा हो रही है और सरकार वो जारी करेगी। ये वही विपक्ष है जो प्रधानमंत्री को मजबूत कह रहा है, जो 240 सीटें लाए हैं, और इसके पहले 232 सीटें कांग्रेस लाई थी नरसिम्हा राव के काल। उसके पहले अभी का जो विषधर है उसका बाप भी 200 के नीचे ही था, 1991 में कुछ था जी। और उसके बाद उसकी माँ जो थी वो भी 200 के नीचे 206 में थी, जब उसकी माँ 10 साल तक प्रधानमंत्री रही है। और तब ये लोग गठबंधन को बनाते हैं, और मजे की बात है कि जनता इसको सुनती भी है, इनको जूता लेके दौड़ा नहीं लेती है। ये सबसे बड़ी बात कि जनता इनको, इन पतितों को जूता लेके दौड़ाती नहीं है। ये सबसे मेरे लिए आश्चर्य का विषय है, क्योंकि 32 वर्षों में किसी भी सरकार ने ये कारनामा नहीं करके दिखाया है। 240 सीटें किसी को नहीं आई। कोई गठबंधन तीसरी बार इनके जो स्वनाम धन्य दुर्घटनावश हिंदू परनाना इसका जो था नेहरू, वो भी तीसरी बार नहीं आ पाया था। और पहली बार का उसका प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखिए दर्शकों,
कि वह चुना नहीं गया था, वह मनोनीत था, उसे देश पर थोपा गया था, बिठाया गया था। इसलिए अगर कोई कांग्रेसी कुकर्मी ये कहे कि हमारे फलाने जी फलाना थे, तो उसके मुंह पर ये तथ्य मार दीजिए कि तुम्हारा पहली बार जब बना था ना नेहरू, तभी वो थोपा गया था। बहरहाल बस इतनी सी बात कहनी थी। और अब मैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपने जो बात कही है बिल्कुल सही बात है और आपका क्रोध बिल्कुल जायज है। ये क्रोध जो है, क्योंकि ये क्रोध जनता में क्यों नहीं आता और क्यों बकवास सुनती है, ये भी एक भारतीय जनमानस की मानसिकता के अन्वेषण का विषय है। इस पे फिर हम और आप चर्चा करेंगे, थोड़ा लेट हो रहा है। और दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि डायलॉग जी की बात से जो है आपने जो है ग्रहण की होगी और हम लोगों की बात समझ में आती है, पसंद आती है तो कृपया करके लाइक करें इस वीडियो को और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आप सभी को डायलॉग जी राम राम।